गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, है ना, ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने कल पुष्प का पूरा डिसेक्शन करके देखा था कि कौन सा भाग क्या कहलाता है, ठीक है। और अब आज हम बात करेंगे कि कोई भी जीव है वो निषेचन करता है तो उसके लिए जो है उसमें क्या चीज़ें होना चाहिए। तो हमने देखा था कि पुष्प को जो दो भागों में हमने बताया था कि एक तो स्त्री केसर वाला भाग होता है और दूसरा भाग जो होता है वो होता है पुंकेसर वाला, है ना। तो आज हम पुंकेसर भाग के बारे में सिर्फ देखेंगे बेटा, कल हम स्त्री केसर को देखेंगे, ठीक है। आज हम देख रहे हैं पुंकेसर के बारे में। देखो पुंकेसर जो है हमने कल गुड़हल का जो फूल लिया था उसमें से पुंकेसर निकाला था जो कि एक फिलामेंट के रूप में था और ऊपर एक जो है उभरी हुई संरचना पाई गई थी, है ना। तो आज हम पुंकेसर की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे हम, तो लघु बीजाणुधानी की बात करेंगे। ये लघु बीजाणुधानी क्या होता है, परागकण क्या होते हैं, इसको आज हम फुल डिटेल पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो चलो शुरू करें हम। देखो पुंकेसर जो है दो भागों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इधर देखो दो भाग कौन से मैम, एक तो जो डंडी है ना, जिससे वह जुड़ा हुआ है और इस भाग को बोलते हैं फिलामेंट, और दूसरा भाग है परागकोश। दूसरा भाग कौन सा है बेटा, परागकोश वाला, ठीक है। अब ये जो परागकोश है ये द्विपाली संरचना होती है, ठीक है। कैसी होती है, दो पाली में विभक्त रहती है। ये एक द्विपालिक संरचना होती है जिसको क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है, ठीक है बच्चा। चलो तो ये जो परागकोश है इसी के अंदर क्या बनेंगे, क्या संरक्षित रहेंगे, तो इसी के अंदर संरक्षित रहेंगे हमारे परागकण, ठीक है। परागकोश के अंदर रहेंगे परागकण। अब देखो ये जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर को आप अलग अलग प्रजाति के पुष्पों में अलग अलग इसका जो है शेप देख सकते हैं, है ना। इसका साइज देख सकते हैं आप, किसी किसी में बहुत बड़ा होता है, किसी किसी में बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये जो आपका पुंकेसर है इसका साइज, इसका शेप अलग अलग प्रजाति के पुष्पों में अलग अलग पाया जाता है। ओके ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैम ये हम यदि देखना चाहे तो क्या हमारे आसपास के पौधों के जो फ्लावर्स हैं उनको एकत्रित करके हम देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो इनको जो है आप 2 4 5 तरह के प्रजाति के फूल ले लें, अलग अलग पुष्प ले लें और उनको फिर जो है आप एक स्लाइड पर रख लें और उसके ऊपर एक बूंद जो है वाटर ड्रॉप की डालें या फिर आप ग्लिसरीन की डालें और उसको आप आराम से माइक्रोस्कोप के अंदर लगा करके आप उसकी संरचना को देख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब मैम आपने बताया कि ये जो परागकोश है ये द्विपालिक होता है ना। तो और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक। तो देखो ये जो परागकोश है ये द्विपालिक है और ये बीच में से जो है बटा हुआ रहता है, द्विकोष्ठकीय होता है। ये द्विपालिक होता है, द्विकोष्ठकीय होता है और इसमें जो है 4 जो है दिशीय संरचनाएं पाई जाती है। एक ही परागकोश में 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना पाई जाती है जिसमें 2 एक साइड रहेंगे परागकोश और 2 परागकोश एक तरफ रहेंगे, ठीक है बेटा। और इन्हीं परागकोश के अंदर बनेंगे परागकण, ठीक है। चलो तो एक जो आवृत्त बीजी है वो द्विपालिक होता है। दूसरी बात कि इसमें बीच में क्या पाई जाती है, ये देखो ये बीच में एक खांच पाई जाती है ना, जो इसको 2 भागों में बांटती है। और क्या बोला हमने कि परागकोश द्विपालिक प्रकृति का होता है और इसमें 4 कोनों पर 4 क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। देखो इसे गोल गोल से रहेंगे जिनको बोलेंगे हम लघु बीजाणुधानी। अभी अपन उसका डायग्राम पीछे देखेंगे। और ये जो लघु बीजाणुधानी है ये चारों कोनों पर होते हैं और प्रत्येक पाली में 2 जो है पाए जाते हैं, ठीक है।
ऐसे 4 रहेंगे लघु बीजाणुधानी, और 4 में से एक पाली, ये बीच में से हमने लाइन बना दी ना, इसमें एक पाली में कितने रहेंगे? 2 लघु बीजाणुधानी रहेंगे। ठीक है, ये जो लघु बीजाणुधानी है यही विकसित होकर के क्या बनाएंगे? पोलन शेक बनाएंगे। ये जो लघु बीजाणुधानी है ना, यही क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, और इन्हीं के अंदर क्या बनेंगे? पोलन शेक बनेंगे, और उन पोलन शेक के अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन, ओके, जिनको हम पराग कण भी कहते हैं। तो पराग कण जो है इतने बन जाएंगे कि ये जो आपके लघु बीजाणुधानी है ये पूरे तरीके से फुल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो तो लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं। मैम आपने कहा कि 4 लघु बीजाणुधानी पाए जाएंगे, है ना? तो इसकी संरचना कैसी होती है लघु बीजाणुधानी की? तो देखो इसकी संरचना है इस तरह से, देख पा रहे हैं आप लघु बीजाणुधानी को? ये है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, ये लघु बीजाणुधानी है, ये देखो ये लघु बीजाणुधानी। ये एक लघु बीजाणुधानी का जो है त्वचा बताई है कि कितने उसमें स्तर पाए जाते हैं। तो देखो कोई भी एक लघु बीजाणुधानी जो रहेगा, ये देखो ये एक है ना, इसको काट करके इधर बताया गया है। ठीक है, ये पराग कोश के अंदर जो है क्या पाए जा रहे हैं? लघु बीजाणुधानी पाए जा रहे हैं, और प्रत्येक पाली में कितने? देखो इसको बीच में से बांटू तो 2-2 है। कितने हैं? 2-2 है। देखो ये जो पराग आपका लघु बीजाणुधानी है ये 3 स्तर की इसमें त्वचा पाई जाती है, 3 स्तरों में विभक्त रहती है। अंतस्थ त्वचा, दूसरा है अंतस्थीसियम, तीसरा है मध्य परत। ठीक है, और उसके अंदर पाई जाएगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मतलब यहाँ पर किसका निर्माण होगा? पोलन ग्रेन का निर्माण होगा, है ना? और एक इसके बाहर वाली जो परत है जिसका नाम है टेपिटम। ठीक है, और ये जो टेपिटम है यही क्या करती है? इसके अंदर देखो, यहाँ पर चित्र में देखो, ये जो टेपिटम है, ये टेपिटम क्या करती है? लघु बीजाणुधानी को पोषण देगा, पराग कणों को पोषण देने का काम करेगा। ठीक है बच्चा, चलो एक बार फिर से इनके नाम देखते हैं। टेपिटम कौन सी परत है? सबसे अंदर वाली है ना, और ये बीच में जो है संयोजी उत्तक पाए जा रहे हैं। फिर अंतस्थ त्वचा, यहाँ पर नाम अच्छे क्लियर दिए हैं, अंतस्थ त्वचा, फिर है अंतस्थीसियम, और है बीजाणु जनक। ये बीजाणु जनक, यहाँ पर बीजाणुओं का क्या होगा? निर्माण होगा, बीजाणु जनक उत्तक, तो यहाँ पर बीजाणुओं का निर्माण होगा। और बीच में क्या पाई जाएगी? एक मध्य परत भी पाई जाती है। तो 3 परतें होती है, नाम आपको याद होना चाहिए, अंतस्थ त्वचा, अंतस्थीसियम, और है मध्य परत। ठीक, और बाहर जो टेपिटम है ये क्या करता है? पोषण देने का काम करता है। क्या काम करता है? ये पोषण देने का काम करता है। चलो तो लघु बीजाणुधानी की पूरी फुल डिटेल संरचना देखने वाले अपन कि एक अनुप्रस्थ काट लिया है, मतलब एक जो अपना पुंकेसर है उसको काटा है, और उसके अंदर देखा है हमने कि वो 4 भित्तियों से मिलकर के बना हुआ है। बाह्य जो है उसका नाम है बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस भी कहा जाता है ना, और बाह्य त्वचा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में है एंडोथेसियम, और उसको हम अंतस्थीसियम भी बोलते हैं। फिर है मध्य परत, और मध्य परत के साथ साथ एक और परत है जिसका नाम है टेपिटम। टेपिटम क्या करती है? तीनों परतों से संरक्षित रहती है, मतलब सबसे अंदर कौन सी परत पाई जाएगी? तो टेपिटम पाई जाएगा। मैम ये टेपिटम जो है ये क्या काम कर रही है? तो ये टेपिटम जो है आंतरिक परत जो है उसको क्या कहते हैं हम? टेपिटम ही होती है आंतरिक परत, है ना। और ये जो विकासशील पराग कण है ना, उनको पोषण देने का काम करता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पराग कणों को पोषण कौन देता है? तो आप क्या लिखोगे? टेपिटम देता है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो सघन जीव द्रव्य से भरी रहती है, मतलब टेपिटम की कोशिकाओं में भरपूर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म पाया जाता है ताकि ये क्या कर सके? पराग कणों को पोषण दे सके। और एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी बहुत सारा पाया जा रहा है टेपिटम वाली परत में, और क्या पाया जा रहा है? बहुत सारे केंद्रक भी पाए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखो
मैम आपने लघु बीजाणु धानी की बात कर ली। अब लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं? जैसे जैसे पराग कोष जो है विकसित होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, उसमें बीजाणु जन ऊतकों की कोशिकाएं क्या करने लग जाती है? अर्धसूत्री विभाजन करने लग जाती है। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना। और अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है? कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। और समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो समसूत्री विभाजन जो है वो होता है कायिक कोशिकाओं में। ठीक है बेटा। अब कायिक कोशिकाएं जो है, आगे बताऊंगी मैं आपको कि समसूत्री विभाजन से क्या बना और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बना। देखो, अब ये जो बीजाणु जनन है ना, जैसे कि बीजाणु जनक ऊतकों की प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जा रहा है? एक चतुष्टकीय लघु बीजाणु पाया जा रहा है, जो कि वृद्धि कर रहा है, बड़ा हो रहा है ना। और प्रत्येक कोशिका एकमात्र कोशिका है जो कि क्या बनाती है? जो बना रही है मैम, पराग कण बना रही है। ठीक है। और ये जो पराग अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु जो बन रहे हैं, जो पराग कण बन रहे हैं, जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो लघु बीजाणु बन रहे हैं, लघु बीजाणु का जो निर्माण हो रहा है ना, जो पोलन ग्रेन का निर्माण हो रहा है, उसी को कहा जाता है लघु बीजाणु धानी। ओके, चलो। अब मैम लघु बीजाणु धानी बन गया है, मतलब पोलन ग्रेन बन गया है, तो फिर एक पोलन ग्रेन जो लघु बीजाणु धानी से बना है, जिसको हम परागकण कहेंगे, उसकी संरचना मैम आप तो हमें बताओ वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है। तो हम देखिए इसको परागकण को आप फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। चलो, लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या बने? लघु बीजाणु जनक बने, लघु बीजाणु की संरचना हुई, जिनको हमने क्या नाम दिया? पोलन ग्रेन नाम दिया। पराग कण बने हैं। अब इस पराग कण की संरचना देखने जा रहे हैं हम बेटा। चलो, तो पराग कण जो है नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। पराग कण किसका है? पराग कण जो है मैम, इसका नाम से हमको पता चल रहा है कि ये नर वाले भाग को प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा। हमने हिबिस्कस के प्लांट को हिबिस्कस जो प्लांट है उसके फ्लावर को हमने देखा कि मैम उसमें जो घंटी नुमा संरचना थी ना, उसको हमने हाथ लगाया तो हमारे हाथों में जो है पीले रंग का एक पाउडर लग गया। ठीक है। यदि इस पाउडर को हम एक स्लाइड पर लेकर के उस पर एक बूंद पानी की डालें या फिर ग्लिसरीन की डालें और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो हम उनको आराम से देख सकते हैं। किसको? पराग कणों को देख सकते हैं। अब ये जो पराग कण है मैम, इसकी संरचना कैसी होती है? तो इधर देखो, पहली बात तो ये होते हैं गोल आकार के। इनका आकार कैसा रहता है? गोल रहता है। ठीक है। दूसरी बात कि इनका जो है व्यास कितना होता है? तो इनका व्यास होता है 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक के व्यास इनका पाया जाता है। बेटा, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पराग कणों का व्यास जो है कितना होता है? तो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है। अब देखो, ये जो कोई भी पराग कण है वो 2 परतों वाली भित्ति से मिलकर के बना होता है। देखो, आप ये किसी भी चित्र को देख लो, कितनी परतें बनी हुई है? इसमें 2 परतें बनी हुई है ना। 2 परतों वाली भित्ति से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें बाहर वाला जो है, बाहर वाले का नाम है बाह्य चोल। और जो ये बाह्य चोल है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक है। ये एक कठोर आवरण होता है और इसका नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पराग कण का बाह्य चोल किसका बना होता है? तो आप एग्जाम में आंसर लिखोगे स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक है बेटा। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है, इसके अंदर वाला जो चोल है, जिसको अंतः चोल कहा जाता है, ये अंतः चोल बना होता है सेल्यूलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। अब बेटा, यहाँ पर एक जो है
बाह्य चोल में एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर जो है क्या नहीं पाया जाएगा, स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाएगा, और वहीं से क्या होता है, वहीं से क्या होगा कि परागकण बाहर निकलेगा। स्पोरोपोलिनिन एक जगह ऐसी भी होगी जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाएगा, एक छिद्र होगा, ठीक है, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहेगा, और उसी प्लेस से, उसी स्थान से जो है परागकण बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो अंतःचोल है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है ना। और परागकण का जो जीव द्रव्य है जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, एक प्लाज्मा भित्ति से क्या रहता है, कवर रहता है। इसमें क्या पाई जाती है, एक प्लाज्मा भित्ति भी पाई जाती है, एक प्लाज्मा भित्ति भी पाई जाती है। अब जो जनन कोशिकाएं हैं इसमें दो तरह की फिर कोशिकाओं का निर्माण होता है। परागकण जब परिपक्व हो जाता है ना बेटा, तो उसमें दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैडम उसमें दो कोशिकाओं का निर्माण, हाँ, एक होती है कायिक कोशिका, दूसरी होती है जनन कोशिका। तो देखो जो कायिक कोशिका है ये जब फर्टिलाइजेशन होगा कायिक कोशिकाओं में, जब समसूत्री विभाजन होगा तो कायिक कोशिका से बनेगी पंखुड़िया, है ना, फिर बनेगा अपना ये बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, कायिक कोशिकाओं से बनेगा बाह्य दल, फिर पुष्पासन, ठीक है, और परिदल। ये सारी चीजें बनेगी कायिक कोशिकाओं के विभाजन से। अब दूसरा नाम दिया गया है कि जनन कोशिका। तो जब जनन कोशिकाएं जो है इनमें जब विभाजन होगा तो इनके विभाजन से बनेगा नर वाला भाग पुंकेसर और स्त्री वाला भाग जिसको हम कहते हैं स्त्री केसर। तो यही तो है बेटा जो कि किसी पुष्प का जो है लिंग निर्धारण करेगी ये जनन कोशिकाएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। मैम आपने हमको बहुत अच्छे से बता दिया पोलन ग्रेन के बारे में, हमें तो पूरे तरीके से समझ में आ गया मैम। अब आप हमको ये बताइए कि क्या ये पोलन ग्रेन बहुत अच्छे ही होते हैं, बेनिफिशियल ही होते हैं कि हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं? तो देखो बेटा ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो है, परागकण जो है, ये कुछ लोगों में गंभीर बीमारियां भी फैलाते हैं। एलर्जी हो जाती है, श्वास संबंधित बीमारियां हो जाती है, दमा हो जाता है, श्वसन शोथ हो जाता है, आदि बीमारियां भी ये जो है फैलाने का काम करते हैं परागकण। जैसे कि गेहूं के साथ साथ में जो गाजर घास उगाती है ना खेतों में, जिसको हम पार्थेनियम कहते हैं, ये गाजर घास के जो पोलन ग्रेन है, जो परागकण है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और इससे एलर्जी हो जाती है। और एक बार यदि ये हो गई ना बेटा तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, व्यक्ति को मरते दम तक ये ख़त्म ही नहीं होती है एलर्जी। ठीक है, अब दूसरा, मैम एलर्जी तो होती है, क्या कुछ परागकण अच्छे भी होते हैं जो हम दवाई गोली के रूप में इनका यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल, है ना, कुछ परागकण जो है पोषण से भरपूर होते हैं और इन्हें आहार के संपूरक के रूप में यूज़ किया जाता है, इनकी गोलियां दी जाती है। कुछ खिलाड़ी, धावक, है ना, इनको अपनी कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाने के लिए इन पोलन ग्रेन की दवाइयाँ भी लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो कि मैम परागकण बन गया है, हमारे पास में है ना, तो खाने से पहले वर्तिकाग्र क्या, हाँ, ये जो मतलब परागकण जो है अपने आप को जब खोएंगे, वो किसी फिलामेंट से जुड़े हुए, जब वहाँ से ये निकलेंगे तो ये मैम कहाँ पर जाएंगे, है ना, तो ये जो है ये जाएंगे कहाँ पर, ये जाएंगे मैम किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, है ना, और आवश्यकता हुई तो वहाँ पर निषेचन ये कर लेंगे। इनको उचित तापमान मिल गया, उचित आर्द्रता मिल गई इनको, तो ये क्या कर लेंगे, ये फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, निषेचन कर लेंगे। जैसे कि धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। यस बेटा, देखो सबका एक जीवन काल जो है निश्चित है ना,
तो ये 30 मिनट के अंदर अंदर यदि इनका निषेचन हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये अपनी जो है जीवन क्षमता को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। अब मैम क्या हम जो है इनको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं? तो हाँ, आप रख सकते हो। जैसे कि शुक्राणुओं को जो है, जानवरों के जो शुक्राणु होते हैं ना, वीर्य होते हैं, उनको -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है इनको स्टोर करके बैंक में रखा जाता है। कौन से बैंक? तो पराग भंडारण वाले जो बैंक होते हैं उनमें इसको रखा जाता है बेटा। तो आज हमने पराग कण का, है ना, पराग कोश में से पूरा निकाल करके पूरी स्ट्रक्चर की उसकी हमने स्टडी कर ली है। अब हम कल स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। यदि आपको मेरे द्वारा कुछ भी पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।